तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो का इंतजार लगभग सभी लोगों को था और मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूं आप लोगों के साथ। टॉप 50 MCQs ऑफ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। चलिए जल्द जल्द से स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे अब, क्योंकि देर पहले ही बहुत हो चुकी है। साल भर कुछ पढ़ा नहीं, सेमेस्टर में पूरा कुछ पढ़ा नहीं, और अब मौका है तो अब हम पढ़ेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। बिजनेस एथिक्स डील्स विथ, आपके ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, मोरल ऑब्लिगेशन, बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। देखिए आंसर आपको रेड में दिख ही रहा होगा, बट एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं और 50 के 50 क्वेश्चंस को याद रखना इज नॉट ए इजी टास्क। तो बिजनेस एथिक्स प्राइमरली सबसे पहले किसके साथ डील करता है? मोरालिटी के साथ डील करता है। हमने हमारे चैप्टर में जब हम एथिक्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था। ना तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर होगा, और ना ही इसका आंसर हमारे पास प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। तो ये तो प्रॉफिट रिलेटेड हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। और अनफेयर कंपटीशन करना, ये तो ऑब्वियसली गलत है। तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली आउट हो गए थे। दो ऑप्शन इसके आंसर बन रहे थे, मोरल ऑब्लिगेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उसका पार्ट है जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा मोरल ऑब्लिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो ऑल ऑफ द चॉइसेस इसका आंसर है। पढ़ लेते हैं क्या क्या, क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया राइट इंपॉर्टेंस, तो उसके अंदर हम इन पॉइंट्स को यूज कर पाएंगे। तो भाई पहला पॉइंट है सप्लायर प्रेफर डील विथ एथिकल कंपनीज। सप्लायर्स को भी एथिकल कंपनी चाहिए, सबको अच्छे लोग चाहिए। बोलते हैं ना कि भगवान भी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, तो ज्यादा भी अच्छे नहीं होना है, जल्दी बुला लेंगे भगवान। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द चॉइस आ गया है। अब थर्ड क्वेश्चन है बेनिफिट डिराइव फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो बेनिफिट मिलते हैं उनमें इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है? तो भाई पहला ऑप्शन है एनहेंस्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सप्लायर भी एथिकल कंपनी से काम करता है, कस्टमर भी एथिकल कंपनी के साथ करेगा। तो कस्टमर आएगा, एम्प्लॉयज अच्छे अच्छे आएंगे, ये तीनों लोग आएंगे, तो आपकी तो एफिशिएंसी बढ़ रही है ना साहब। ठीक है, प्रोड्यूसिंग बेटर प्रोडक्ट, तो बेटर प्रोडक्ट तो यार प्रोडक्शन से होगा, इसमें एथिक्स की क्या जरूरत है? एथिक्स की क्या जरूरत है? प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे। तो प्रोडक्ट्स इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अट्रैक्टिंग पीपल हु वांट टू वर्क फॉर द फर्म, तो बिल्कुल अच्छी कंपनी के लिए कौन काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ही आंसर हैं, तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, जैसे अभी तीन आंसर में आपको दिख रहा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आप लगा देंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। अगर कुछ क्वेश्चंस में इसका आंसर सिंगल आंसर भी हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझ के करिएगा। अनएथिकल बिहेवियर इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय, अनएथिकल बिहेवियर किस वजह से सामने आता है? तो हायर मैनेजमेंट से प्रेशर बनता है, तो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हम लोग गलत रास्ते यूज कर लेते हैं, और वो गलत रास्ते आपको अनएथिकल बना देते हैं। अनऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे सब तरफ गंदा व्यवहार चल रहा है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि लोहे को लोहा काटेगा, तो आप भी उन लोगों के साथ गंदा व्यवहार करेंगे। मींस एक तरीके से अनएथिकल बिहेवियर को सामने लाने वाले ये दो पॉइंट्स हैं। ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, सही सिस्टम जिसमें बार बार चेकिंग चलती है, बैलेंस सिस्टम जो चल रहा है, वो अनएथिकल थोड़ी ना लेके आएगा, वो तो एथिकल बनाएगा आपको। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर भी बोथ ए एंड बी होगा। बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एनवायरमेंट इंक्लूड, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने रिसोर्सेस को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं, यूज के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग ए ग्रीन सप्लाई चेन, ओमिटिंग हजार्डियस एमिशंस, राइटिंग कोड ऑफ एथिक्स। कैसे आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बिल्ड कर पाओगे? तो ग्रीन सप्लाई चेन बनाने से। अब जहां पे भी ग्रीन वर्ड आ जाए ना, लगा देना टिक। ठीक है, मतलब ज्यादा सीखने का नहीं। सप्लाई चेन वैसे
सप्लाई चेन सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे, मतलब सिंपल सादा, मतलब ना वेस्टेज वाला नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सीधी बात। ओमिटिंग हजार्डियस ओमिटिंग हजार्डियस एमिशंस, ओमिटिंग एंड एरर पढ़ते थे हम इंग्लिश में, ओमिट मतलब उसको स्किप कर देना, हजार्डियस एमिशंस को स्किप कर देना, तो ये भी तो एक अच्छी बात है। राइटिंग कोड ऑफ एथिक्स, तो भाई नियम कानून लिखने से सस्टेनेबिलिटी कहां आ रही है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा ट्रू है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे, पढ़कर उनमें से करेक्ट आंसर देना होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है एथिकल डिलेमा जब होता है जब अच्छे और बुरे में हमको फर्क निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो डिलेमा धर्म संकट उसी को तो हम कहते हैं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ट्रू है। एथिक्स यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स, तो देखिए यहीं पे आप कैच कीजिए, एथिक्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करता, हमने डेफिनेशन में पढ़ा एथिक्स में प्रिंसिपल्स होते हैं, तो यहीं पे हमने कैच कर लिया, और हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो रॉन्ग है। अब आगे बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, एथिकल बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एन एक्शन इवेंट टेक प्लेस, तो भाई एथिकल बिहेवियर तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एथिकल ट्रेनिंग, एथिकल ट्रेनिंग मतलब एथिक्स जब सिखाएंगे तो एथिक्स एक्चुअली है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट ही तो सिखाएंगे उन्हें, और क्या सिखा सकते हैं आप बताइए मुझे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहा है डेंटोलॉजिकल एथिक्स को। आप इसको नोट कर लें क्योंकि ये हमने पढ़ा भी नहीं है, किसमें नहीं पढ़ा है भाइयों और उनकी बहनों, तो ये हमने पढ़ा नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज के लेक्चर 1 में, तो इसको आप आईएमपी मार्क करके समझ लें कि डेंटोलॉजिकल एथिक्स वही होते हैं जिनमें राइट और रॉन्ग कंसिडरेशंस एक्ट को राइट और रॉन्ग बनाती है और अदर थिंग्स को इक्वल बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू डोंट हैव डैश 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 यू कैन रियली गेट इन ट्रबल फॉर लाइंग चीटिंग एंड डिसीविंग अदर्स, आपके पास अगर इनमें से एक चीज नहीं है तो आप झूठ बोलने पे, चीटिंग करने पे, डिसीविंग करने पे बहुत गंदा फंस सकते हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब ये था। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन है तो क्या आप फंसेंगे नहीं क्या। अब मैं प्यार से बोलूं, तो भाइयों और बहनों मैं आज का प्रधानमंत्री, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन गया क्या यार, ये तो साफ आपको दिख रहा है झूठ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होने से ये नहीं हो सकता कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन होगी तो भी आप झूठ बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका रिमूव हो गया। कोऑपरेशन, व्यवहार, हिंदी में बोले तो व्यवहार, तो व्यवहार होगा तो भी झूठ बोलोगे तो भी पकड़े जाओगे भैया। आपका दोस्त ये थोड़ी ना बोलेगा अरे ये तो मेरा दोस्त है ये झूठ बोले तो सच है, तो ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कल ही हमने डेफिनेशन बताई थी, इसका मतलब मैं आज नहीं बताऊंगा, कल के वीडियो में आप जाइए ढूंढिए इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है फटाफट से। होनेस्टी, तो भाई होनेस्टी, जी हाँ, एक्चुअली होनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप होनेस्ट नहीं हैं, आप सच नहीं बोलते हैं, सत्य व्यक्ति नहीं है, सत्यवादी नहीं है, तो आपको अवश्य दिक्कत आएगी चीटिंग या चीटिंग करने पे, लाइंग लाई करने पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा फंक्शंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन कर रहा है। तो भाई फंक्शंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स तो आप सभी को पता होगा क्या होते हैं, अब उसके फंक्शंस को कौन डिफाइन कर रहा है, इनमें से ऑप्शन तो पढ़ते हैं। इट कैन एक्सप्रेस ए शेयर्ड कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी मेंबर्स टू स्ट्राइव सेटिस्फाई सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, जी हाँ, कोड ऑफ एथिक्स वही तो चीज है जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करती है, हमको एथिकल दिखाती है, वही तो हमारी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, करेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, इट कैन हेल्प फोस्टर एन एनवायरनमेंट इन विच एथिकल बिहेवियर इज नॉर्म, एनवायरनमेंट को हम अच्छा कर सकेंगे, तो बिल्कुल अवश्य एथिक्स यही तो दिखाते हैं हमें, हमने कल ही एग्जांपल दिए थे ऋग्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा में से हमारे वीडियो में, तो जी हाँ अवश्य ये भी सही है। कोई ऑप्शन नंबर 3, इट कैन सर्व एज ए गाइड रिमाइंडर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, तो जी बिल्कुल गाइड की तरह होते हैं।
ऑप्शन नंबर 4, ए कोड कैन बी वैल्यूएबल एकेडमिक एंड एजुकेशनल लेगेसी। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको दिखाता है कि हाँ भाई ये लिटरेट बंदा है अगर आप एथिक्स फॉलो करते हो तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यूज एंड एथिक्स शेप द डैश। तो भाई कॉर्पोरेट की यूनिटी बढ़ाती है, कॉर्पोरेट में डिसिप्लिन बनाती है, कॉर्पोरेट में डिफरेंस बनाती है, कॉर्पोरेट का कल्चर बनाती है। तो एथिक्स और वैल्यूज हमारी सोसाइटी के लिए होते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, सोसाइटी के लिए होते हैं। तो सोसाइटी में क्या बनता है, हम क्या बोलते हैं, इस सोसाइटी का तो माहौल एक नंबर है यार, यहाँ तो लेना ही पड़ेगा प्लॉट, एक आधा घर बनाना ही पड़ेगा, यहाँ तो रहना है, यहाँ का माहौल एक नंबर है। तो माहौल, व्हाट इज द माहौल, कल्चर भैया। तो कल्चर इज द करेक्ट आंसर। एथिक्स क्या डेवलप करते हैं, कल्चर डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मोरल प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड बिहेवियर और सेट ऑफ वैल्यूज दैट गाइड पर्संस एक्शन इन वर्क प्लेस इज कॉल्ड। तो ऑफिस, ऑफिस एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपनी कुर्सी टेबल लगा लेते, सामने दो कुर्सी लगा लेते, वो आपका ऑफिस है। फैक्ट्री, फैक्ट्री तो कुड भी पॉसिबल कि पीथमपुर में एक ब्रांच इंदौर में, एक ब्रांच भोपाल में, तो वो तो टोटल सभी ब्रांचेस को मिला के फैक्ट्री होती है। बिहेवियर आप समझते हैं, वर्क प्लेस जहां जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वर्क प्लेस वो होती है। तो क्वेश्चन में वर्क प्लेस था तो हमने उसको डिफाइन किया। अब तो सिंपल सी बात है, यहां तो आपका वर्क प्लेस एथिक्स ही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एनकरेजेस गुड एथिक्स इन वर्कप्लेस। गुड एथिक्स, अच्छे मतलब एथिक्स कैसे प्रमोट होंगे आपकी वर्कप्लेस में। तो भाई देखिए, पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी। सब कुछ आपके सामने, ऐसा नहीं लग रहा है ये मेरे से धोखेबाजी कर रहा है, ये मेरी टांग खींच रहा है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है। सब क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, सब आपको दिख रहा है। हाँ, कौन मेरे से सही साट है, कौन नहीं है। तो जी बिल्कुल, इसी से तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करोगे। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हुआ। फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑल लेवल, सभी को बराबरी का हक है, भले वो एमडी है भले वर्कर है, सभी को बराबरी का हक दिया जा रहा है। तो यार यहाँ पे तो काम करना बनता है। ब्राइब, घूस, रिश्वत, तो रिश्वत से तो सख्त नफरत है भैया एथिक्स को। तो ये ऑप्शन आपका आउट हो गया, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू। जस्टिस वैल्यू है, हैप्पीनेस एक वैल्यू है, सिक्योरिटी एक वैल्यू है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट कंपनीज बीइंग प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स बाय डेवलपिंग डैश कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स कैसे बनेगा, कोड ऑफ कंडक्ट से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरिया वेयर बिजनेस एथिक्स अप्लाई। बिजनेस एथिक्स इनमें से कहां पे अप्लाई होता है, नोवेयर। तो ये ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए, बोल रहा कहीं भी नहीं। पर्सनल लाइफ में, तो एथिक्स तो यार सोसाइटी के लिए अभी डिस्कस किया था हमने, और बिजनेस एथिक्स नाम के आगे जुड़ा है तो बिजनेस तो इंक्लूड हो गया, पर्सनल लाइफ कहां से आ गई। नन ऑफ द अबव भी हटा दो, क्योंकि एक आंसर तो हमेशा होता ही है। कोड ऑफ कंडक्ट इंटरनेशनल अप्रोशंस, अगर मतलब नहीं समझ में आया फिर भी इसको टिक मारना है। देखो इस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए विसल ब्लोअर इज एम्प्लॉय हु डैश। तो भाई वो विसल ब्लोअर एम्प्लॉय किसे कहा जाता है। तो भाई विसल ब्लोअर एम्प्लॉय वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल की रॉन्ग डूइंग्स को सामने लेके आता है। हम सीटी बजा के, जैसे स्पोर्ट्स में हम लोग स्कूल टाइम्स में ग्राउंड पे खेल रहे होते थे, तो हमको हमारे सर क्या बोलते थे कि लाइन बनाओ, और फिर एकदम से सीटी मारते थे तो हम फटाफट से लाइन में घुस जाते थे। तो विसल ब्लोअर वही एम्प्लॉय है जो गलत को दर्शनीय देता है, दर्शन देता है, गलत के दर्शन करवाता है। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग व्हाट, हाउ टू डेवलप स्किल्स that would enhance our body's adjustment when we are subject to pressure of life। सिंपल सी बात है भाई, जब आप लाइफ के प्रेशर में हो तो ऐसी स्किल्स जिसके कारण आप अपनी बॉडी को, अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, तो वही तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट लर्निंग है माइंड और बॉडी की। स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रोल करती है हेल्थ को। स्ट्रेस मैनेजमेंट टीचेस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेस लर्निंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इसमें से रिमूव कर दिया है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2 आर राइट।
क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कहां से आती है? एनवायरनमेंट से आती है, सोशल सोसाइटी से आती है, थॉट्स रात भर सोचते रहते हैं हम, नींद नहीं आती है, बिल्कुल इन्हीं से आती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, एनवायरनमेंट से कैसे स्ट्रेस आ सकती है? तो वेदर, हाँ मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ क्या करूंगा, कैसे क्या कर पाएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, ये भी स्ट्रेस है। तो एनवायरनमेंट से बिल्कुल स्ट्रेस है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली बात है, आपका एनवायरनमेंट खराब हो जाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण। सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, आप लोकल सी जगह पे रह रहे हो, उसकी वजह से भी आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस बनता है। तो ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। तो भाई पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होती है? इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ऐसी स्ट्रेस लेना, अब देखो टेंशन तो लेनी है लेकिन पॉजिटिव वाली लेनी है, उससे आपका क्या होगा? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आप एक्साइटेड फील करेंगे, मोटिवेट होंगे। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर है। ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? एंजाइटी कॉज होता है, अनप्लेजेंट होती है, परफॉर्मेंस भी डिक्रीज करती है। बिल्कुल नेगेटिव वर्ड से ही समझ जाओ। नेगेटिव स्ट्रेस के एग्जांपल्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, लीगल प्रॉब्लम, डाइवोर्स, ऑल ऑफ द अबव। अरे रिलेशनशिप में तो भैया बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है रिलेशनशिप हमारा। हमारा तो इतना नेगेटिव है कि -10 से भी ज्यादा है। चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट थॉट्स कम टू माइंड व्हेन यू आर अंडर नेगेटिव स्ट्रेस? तो यू थिंक दैट यू कैन नॉट कॉप अप विद द सिचुएशन। यस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। डैश इज द प्रोसेस टूल्स फॉर टीक्यूएम सिस्टम। तो टीक्यूएम इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस टूल हिस्टोग्राम है। ये सब सीएसआर के ही पार्ट है। ठीक है। टीक्यूएम फोकसेस ऑन एन एम्प्लॉय। इसके आगे है कस्टमर, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल क्वालिटी कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय और कस्टमर को दोनों को मैनेज करोगे। द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय वर्क मीट हिज प्रोफेशनल नीड्स इज क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ। ठीक है। अब आते हैं वेदास पे। चलिए, द पोर्शन ऑफ वेदास दैट डील विद रिचुअल्स इज नॉन एज ब्रह्मणास, अरंक्यास, उपनिषदास, मंत्रास। तो सिंपल सी बात है, मंत्रास उपनिषद अलग है, ब्रह्मणास अलग है, आरंकास अलग है। अगर आपको सनातन का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, which one of the following is not recommended as method for company to protect itself against sexual harassment charges? इनमें से कौन सी एक गलत मेथड है सेक्सुअल हरेसमेंट चार्जेस से बचने के लिए? तो डेवलप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन हरेसमेंट। तो यार ये तो अच्छी चीज है ना, जीरो टॉलरेंस, मतलब कोई समझौता नहीं किया जाएगा अगर कोई पकड़ा गया तो। गिव स्विफ्ट एंड श्योर पनिशमेंट, ये भी तो सही है, पनिशमेंट देंगे हम। ट्रेन मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑन दिस इश्यू। सो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये तो सही रास्ता है। रिलेट स्विफ्टली अगेंस्ट एम्प्लॉयज हु ब्रिंग फोर्थ चार्जेस ऑफ हरेसमेंट। स्विफ्टली, बिल्कुल प्यार से सरका दो मुद्दा, बच गए, कंपनी वाले बच गए। अधिकतर कंपनियां वैसे ये यूज करती हैं, बट ये है रॉन्ग तरीका, नॉट रिकमेंडेड। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जना योगा इज द वे ऑफ नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स सॉरी। ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई 30 प्रश्न हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के साथ 7 करोड़ का सवाल। तो जॉक्स अपार्ट, सो भाई 31 क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के दो टाइप्स क्या हैं? तो इंक्रीमेंटल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। दिस इज द करेक्ट आंसर। बिगेस्ट चैलेंज इन प्लानिंग फॉर द चेंज इज एंटिसिपेटिंग इट्स अनअटेंडेड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द प्लानिंग ऑफ चेंज। कभी भी चेंज अगर प्लान करते हो, ये सब सीएसआर के पार्ट है। Which of the following are the causes of resistance to change? तो भाई fear of unknown, peer pressure, fear of economic loss, all of the above। बिल्कुल ये सारे ही रेजिस्टेंस कोज करते हैं चेंज के लिए। हम कुछ सोचते हैं तो सोचते हैं यार दोस्त क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉस होगा, पैसा नहीं है। अरे वो क्या बोलेगा जिसको आप जानते भी नहीं है, उसका भी प्रेशर है। तो ये सब चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इंटरनल फोर्सेस दैट स्टिमुलेट नीड फॉर चेंज, जो ऐसी अंदर की क्या भावना होती है उत्पन्न की हमको चेंज लाना पड़ेगा। तो भाई कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसका पेपर है वो भी पढ़ा रहा है। डोंट रिलेट विथ मी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैनेजिंग चेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स जॉब। बिल्कुल मैनेजर का काम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
of the following is not dimension of progress? तो भाई institutional is not dimension of progress. आप personally grow करेंगे, socially grow करेंगे, environment में भी grow करेंगे, but institutionally grow करना is not something part of progress. Which of the following is prerequisite to create blueprint for the success? Success का blueprint बनाने के लिए क्या होगा? Build a team, develop a plan, understand the environment. कुछ काम अकेले नहीं होते हैं तो उसके लिए टीम तो बनानी पड़ती है ना मुदस्सिमा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ अचीविंग कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो बिल्कुल हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन से ही होगा, योगा से ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अचीवमेंट, हैप्पीनेस, लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस। करेक्ट। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं। एस्टेब्लिश शेयर्ड विजन, फिर है भाई मेक एंड कम्युनिकेट स्ट्रैटेजी। विजन सोचो पहले, स्ट्रैटेजी बनाओ, राइट मैट्रिक फॉलो करो और राइट टीम बिल्ड करो। बिल्कुल ये तो करेक्ट ऑर्डर में ही है, तो इसका आंसर तो भाई बी होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिगेस्ट चैलेंज इन प्लानिंग फॉर चेंज। सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है चेंज की प्लानिंग करते वक्त? एंटिसिपेटिंग इट्स अनइंटेंडेड अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स। जी हाँ, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर्स? लीडर्स में ट्रांजैक्शनल लीडर्स की क्या क्वालिटी है? तो आप नॉर्मल लीडर की क्वालिटीज आप डाल सकते हैं। तो गाइडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग तीनों ही है। कमांड नहीं देते, हम कमांडर नहीं हैं, इसीलिए इसको हटाया। हम कोच नहीं है जो मेंटरिंग करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको हटाया है। ठीक है, और इधर से भी इसको हटाया है। ठीक है, ध्यान रखिए। How can you describe thinking and outlook of transformational leaders? So you can describe as developmental. Organization will never be able to make necessary changes without which of the following? Top management commitment. Top management मालिक ही नहीं चाहेगा तो काम कैसे होगा? ठीक है। Personal characteristics to be successful entrepreneur include what? अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है। आप बिना एनवायरमेंट, बिना एक्सटर्नल फैक्टर्स को सोचे समझे आप काम नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट ऑप्शंस बनाना पड़ेगा, आपको ओपन डिस्कशंस करने पड़ेंगे। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। द गोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स एजुकेशन इज टू what? Change the way in which ethics is taught to students. Obvious. Correct. Corporate governance structure of company reflects the individual companies cultural and economic. Corporate governance structure जो है वो कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है इंडिविजुअल कंपनी के किस चीज को? तो कल्चरल और इकोनॉमिक सिस्टम को, ऑब्वियस सी बात है। लीगल, बिजनेस, सोशल, रेगुलेटरी, इन सभी सिस्टम्स को करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अंडर द डैश इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म मैनेजरियल एक्शंस को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगा। कब? जब शेयर होल्डर की वैल्यू होगी। ठीक है, शेयर होल्डर की वैल्यू के लिए। Organizations appropriate tone at top promoting ethical conduct is an example of what? Ethical sensitivity, incentives, consequential list। भाई ये शब्द तो पढ़ा भी नहीं, दूर रखो इसे पहले ही। इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं दर्शाना है एग्जाम में जाके कि भैया अच्छा ये नहीं पढ़ा तो यही होगा, ऐसा ज्ञान नहीं दिखाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर एथिकल बिहेवियर है। An independent director is one who what does not have any other relationship with company other than his or her। भाई डायरेक्टर हो आप ही स्टाफ हो, आप ही एम्प्लॉय हो, क्या क्या करोगे भैया? अरे करना क्या चाहते हो? तो ऐसे सवाल उठेंगे। तो डायरेक्टर वही है जिसका और कोई रिलेशन है ही नहीं कंपनी के साथ। सिंपल सीधा एक रिलेशनशिप है, वो है डायरेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन और 7 करोड़ के सारे सवाल 7 करोड़ के सारे सवाल पूरे हो गए। तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, लाइक ठोकिए, शेयर करिए और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।